हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। वीवो चाइना साइफंड ऑफ रुपीज़ 70,000 करोड़ अंडर गैब ऑफ इम्पोर्ट्स ईडी। ये जो वीवो चाइना है, जो इसने कोशिश किया है कि 70,000 करोड़ का जो वीवो के जो फ़ोन हैं इंपोर्ट में निकाल दिया जाए कपड़ों के इंपोर्ट के साथ। तो ये कहीं ना कहीं गलत ढंग से भारत में लाने की कोशिश की गई है, ऐसा ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कहना है। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी has submitted a charge sheet against Vivo China alleging that the company illicitly transferred rupees 70,000 crore from India. So the executive enforcement director ने ये इन पर इस वीवो चाइना के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया है चार्जशीट के द्वारा कि ये कंपनी ने 70,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट वीवो इंडिया के द्वारा लगभग पिछले 2014 से लेकर 2014 से लेकर अभी तक उसने लगभग 70,000 करोड़ रुपए लिए हैं और ये एक इलीगल रूप में है। इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो देखते हैं हम लोग। अ कंसर्निंग सिनारियो रिगार्डिंग चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ has unfolded following various action by Indian authorities since 2020। तो चाइनीज़ के जितने भी कमर्शियल एंटिटीज़ थे लगभग 2020 में 15 जून के आसपास जब चाइना के साथ थोड़ी सी लद्दाख रीजन में गलवान वैली में जब फाइट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से कई ऐसी चीज़ों को अनफोल्ड करके बंद किया जाने लगा। The investigation initiated after the June 15, 2020 conflict in Ladakh's Galwan Valley. The Indian authorities have taken measures such as dismantling espionage network और इंडियन अथॉरिटीज़ ने धीरे धीरे जो जिस तरीके से चाइनीज़ और लोगों ने भारत में एक स्पाई, एक जासूसी का काम कर रहे थे, उसको डिसमेंटल करने की कोशिश करी और फ़ोन के द्वारा भी ये कर रहे हैं। कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट्स ऑन द मेजर चाइनीज़ टेलीकॉम फर्म्स, और जितने भी टेलीकॉम से रिलेटेड चाइनीज़ के हैं उनके ऊपर टैक्स ऑडिट लगा दिया कि उनके बारे में सारा टैक्सेशन और ऑडिटिंग किया जाए। एंड बैनिंग सेवरल मोबाइल एप्लीकेशंस एंड स्क्रूटनाइजिंग इनकमिंग इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। तो मोबाइल के कई एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया और जितने भी ये भारत में अभी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जाने लगा, उनको देखा जाने लगा क्यों आ रहा है। एंड have unveiled these actions have unveiled a network of companies and individuals engaged in espionage। और इस स्क्रूटनाइजेशन से ये पता चला कि कुछ कंपनियों का नेटवर्क है जो एक यहाँ पर स्पाई का काम, भारत के अंदर जासूसी का काम इसके थ्रू कर रहे हैं। प्रोफाइलिंग हाई वैल्यू टारगेट्स, सिग्निफिकेंट टैक्स फ्रॉड और हाई वैल्यू टारगेट्स। प्रोफाइलिंग जो हाई वैल्यू टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर बहुत वैल्यू का है, सिग्निफिकेंट टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं, एंड अनऑथराइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, और भारत से ज़्यादा लोगों का इंफॉर्मेशन, डाटा और दूसरे डाटा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो हमारे भारत की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या पता चला उससे? द investigation revealed that Chinese commercial entities in India operate with 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो भारत में 5 मेन ऑब्जेक्टिव के साथ ये जो चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ काम कर रहे हैं। इस एंटिटीज़ में देखा जाए तो से पब्लिक ओपिनियन, कहीं ना कहीं अपने वो भारत के ओपिनियन को अपने अनुसार से बदलना चाहते हैं। इस्टेब्लिश इकोनॉमिक डोमिनेंस, भारत में अपना आर्थिक दबाव बनाकर रखना चाहते हैं।
डाटा एक्विजिशन, भारत से इंफॉर्मेशन डाटा का पूरा रखा जाए अपने पास, और साथ में एस्पियोनेज एक्टिविटीज़, जासूसी का काम कर रहे हैं। टारगेटिंग साइंटिस्ट्स टू अंडरमाइन इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और साथ में ये छुपे रूप में भारत के साइंटिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, जिससे यहाँ का जो इनोवेशन है वो कमज़ोर हो जाए और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना सकें। काउंटर इंटेलिजेंसी एफर्ट्स आर often led by top executives of Chinese firms operating in India। तो ये दो काउंटर इंटेलिजेंसी एफर्ट्स जो बार बार लेड बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा चाइनीज़ फर्म्स जो भारत में काम कर रहे हैं, ये हो रहा है। स्मॉल सेल कंपनीज वर आइडेंटिफाइड एज फाइनेंशियल पाथवेज टू सपोर्ट एस्पियोनेज ऑपरेशंस एंड एजेंट्स रिसाइडिंग इन इंडिया। तो भारत में जितने स्मॉल कंपनीज हैं, छोटे स्तर की जो कंपनी है, वो एक उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत आसान रास्ता है उनके फाइनेंशियल कामों को भारत में उसको अंजाम देने में, और साथ में अपने एस्पियोनेज ऑपरेशन को पूरा करने में, अपने जासूसी काम को पूरा करने में, और उनके एजेंट्स भारत में कहीं न कहीं उनकी सहायता से रह सकें। मोडस ऑपरेंडाई ऑफ दिस एंटिटीज़, ये जो चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ है उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है, द पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग, कैसे भारत में और कैसे दूसरे कंट्रीज़ में भी काम करते हैं। तो ये जो चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, जो कंपनियां हैं, ये किस प्रकार से अपना एक पर्टिकुलर वे में भारत में या अन्य देशों में काम कर रही हैं। फ़िलहाल हम भारत के बारे में देख रहे हैं। न्यूमरस स्मॉल कंपनीज रन बाय चाइनीज़ नेशनल्स employed nominal Indian directors and managers to appear legitimate। तो चाइनीज़ लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियां बना रखे हैं भारत में, और उनमें वो नॉमिनल इंडियन डायरेक्टर्स को भारतीय डायरेक्टर और मैनेजर बनाकर उन्हें एक कानूनी जामा दे रखा है। Many of these companies lacked physical presence at their registered locations, yet their bank accounts remained active and were managed from overseas। तो जो ये कंपनियां, जो छोटी कंपनियां बना रखी हैं चाइनीज़ नेशनल ने, यदि फिजिकली देखा जाए तो उस जगह पे जो एड्रेस दिया गया है वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो इनके डायरेक्टर हैं, इनके मैनेजर हैं, इनके स्टाफ हैं, उनको वहाँ से पैसा आ रहा है। तो इसको ये देखकर वो फिजिकली तो एक्टिव नहीं है, लोकेशन पर नहीं मिल रहा है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उस कंपनी का, लेकिन ए बैंक अकाउंट एक्टिव है, और ये जो चीज़ें हैं चाइना से कंट्रोल किया जा रहा है। दे यूटिलाइज्ड अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट ऑफर्ड प्रोडक्ट्स एट और बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट, allowing them to capture significant portion of India's telecom and हार्डवेयर मार्केट्स। चाइनीज़ जो कर रहे हैं वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ भारत में थोड़ा खेल रहे हैं। दे ऑफर प्रोडक्ट्स एट बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट, जो जो कॉस्ट का चार्ज है या किसी प्रोडक्शन का, किसी प्रोड्यूस का जो चार्ज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या उससे भी कम पर रख कर हम हमारे भारत में सेल करना चाहते हैं। कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपीज़ में हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और 150 में बेचेंगे, तो वो अपने प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में ही ले आएंगे या 100 से भी बिलो 80 रुपीज़ में हमारे मार्केट में बेचेंगे, जिससे हमारा बहुत बड़ा पोर्शन, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज़ टेलीकॉम, जो भारत का टेलीकॉम सेक्टर का बहुत बड़ा एरिया और हार्डवेयर मार्केट्स उनके कंट्रोल में आने लग जाए। Investigations indicated that some senior staff members of these companies are documented affiliates of the Chinese Communist Party, granting Beijing substantial। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला, इंडिकेट किया है कि जो सम सीनियर स्टाफ मेंबर हैं इस कंपनी के, these companies are documented affiliates of the, और वो जो हैं, जो कंपनी के जो मालिक हैं जो चाइना में हैं, वो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ग्रांटिंग बीजिंग
substantial substantial influence over their operation in India. और जो चाइनीज़ जो पार्टीज़ हैं, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, ये जो हैं वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो लोग वहाँ के कंपनियों के द्वारा भारत में अपना ऑपरेशन चालू रखा रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. Agencies also uncovered a continuous flow of data to Chinese servers through the remote access of devices and networks provided by these companies in India. तो ये जो कंपनीज़ है, जो चाइनीज़ कंपनी है, जो भारत में अपनी जो डिवाइसेस दी हैं, जो नेटवर्क प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू यहाँ के लोगों का डाटा अपने सर्वर में स्टोर कर रहा है और यहाँ से डाटा का फ्लो चाइनीज़ सर्वर पर हो रहा है. एडिशनली अ डाटा कनेक्शन वाया Chinese manufactured mobile phones was established during the investigation. तो चाइना का जो बने हुए मोबाइल फ़ोन है, उसके थ्रू वे डाटा अपने यहाँ ले रहे थे. यदि सपोज़ करें कोई व्यक्ति कोई चाइनीज़ फ़ोन को यूज़ कर रहा है, तो उस चाइनीज़ फ़ोन में व्यक्ति जो डाटा डाल रहा है, जो बैंक अकाउंट का ये सब डाल रहा है, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, वो डाटाज वो चाइना के सर्वर पर जाके स्टोर हो रहा है. द डाटा एक्वायर्ड हैज़ इनेबल्ड चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी system to create detailed profiles including biometric information of millions of Indian citizens. तो ये जो डाटा एक्वायर करके अपने सर्वर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिस्टम के द्वारा उस व्यक्ति का पूरा प्रोफाइल तैयार करते हैं, उसका पूरा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो ले लेते हैं, और ये ऐसा भारत के लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने कर रखे हैं. थ्रेट फॉर इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी. यह भारत के आंतरिक सुरक्षा को कहीं न कहीं बहुत ही थ्रेट है, जो आने वाले समय में गलत हो सकता है. एक्सेस टू पर्सनल डाटा ऑफ इंडियंस. चाइनीज़ एंटिटीज़ हैव बीन कंपाइलिंग डाटा यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू सिक्योर अ स्ट्रेटजिक एडवांटेज ओवर इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. वो जो डाटा को अपने यहाँ चाइनीज़ जो कंपनीज एंटिटीज़ हैं, वो अपने यहाँ डाटा को कंपाइल करके इस तरीके से इस कुछ टेक्निक की सहायता से अपने फ़ायदे के लिए इंडिया के इकोनॉमिक और नेट फ्रेमवर्क को अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इससे भारत के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा. Influencing public opinion. Covert agents posing as officials from these companies are attempting to financially influence and sway public sentiment in India, potentially inciting internal unrest. तो जो ये छुपे हुए कोवर्ट का मतलब जो छुपे हुए एजेंट है, वो भारत में वो एक ऑफिशियल पोजिंग एज ए ऑफिशियल्स फ्रॉम दिस कंपनी, इन कंपनियों के जो द्वारा जो बने हुए ऑफिशियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट को लेकर अफेक्ट करेगा, उनके फाइनेंशियल स्थिति को अफेक्ट कर सकते हैं और उनको आंतरिक रूप से तबाह भी कर सकते हैं. तो ये इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन. Such entities have also targeted Tibetan monks in India for influence. ऐसी एंटिटीज़ जो चाइनीज़ कंपनीज जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, इन्होंने तिब्बतन मॉन्क जो भारत में हैं उनको भी इन्फ्लुएंस किया है. फॉर इंस्टेंस, चाइनीज़ नेशनल लू सैंग अरेस्टेड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इन अगस्त 2020. तो was reportedly sending money to Tibetan monks, which raised suspicion about intelligence gathering regarding the Dalai Lama and the Tibetan government in exile. ये देखा गया कि चाइनीज़ नेशनल लू सॉन्ग ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि एक पैसा किसी सोर्स से चला और किसी और सोर्स पे जा रहा है, लेकिन जो ये मनी जो जा रहा है किस सोर्स से आ रहा है वो आपको नहीं पता, यू डोंट नो। तो आप जानते नहीं हैं, तो मतलब कपड़ा को गंदगी की सफाई करना, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कपड़े की सफाई करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि मनी किस सोर्स से आ रहा है उसको सफाई कर देना, पता ही नहीं चलना। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब था। और यहाँ पर जो लू शांग था, उन्होंने जो कि भारत में 2020 में कोरोना के समय के आसपास उन्होंने उनको पाया गया कि वो क्या है कि कुछ जो तिब्बतन मॉन्क्स थे उनको पैसे दे रहा था, और जिसके द्वारा दलाई लामा के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहा था, उनसे रिलेटेड इंटेलिजेंसी, और क्या वो कर रहे हैं इन एग्जाइल भारत में रहकर अपने देश से दूर। वन एग्जाम्पल इंक्लूड्स ऑपरेशन अंडर द एलियास चार्ली पेंग, विच allegedly laundered over 1,000 crore, sum of which was purportedly। तो एक एग्जाम्पल देखा जाए कि एक ऑपरेशन हुआ था चार्ली पेंग के नाम से, जिसमें ये लगभग 1,000 करोड़ का जो इसमें लॉन्ड्रिंग की गई थी, विच वॉज purportedly यूज्ड फॉर इंटेलिजेंसी ऑपरेशन इन इंडिया। और ये जो 1,000 करोड़ का लॉन्ड्रिंग हुआ था, उस पैसे से भारत में इंटेलिजेंसी को ऑपरेशन करने, इंटेलिजेंसी ऑपरेशन में उनको सहायता देना था। तो भारत में जो ऑफिसर्स थे वो इस 1,000 करोड़ की सहायता से भारत की जानकारी को लेने के लिए किया गया था। अ रिसेंट इन्वेस्टिगेशन discovered that a leading telecom executive was found with sensitive documents related to national security। और एक रिसेंट इन्वेस्टिगेशन ने ये भी खोज निकाला है कि एक टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव जो थे उनके यहाँ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिला जो भारत की सुरक्षा से संबंधित था। एक्सटेंसिव प्रोफाइलिंग ऑफ इन्फ्लुएंशियल बिजनेस फिगर्स वाज आल्सो अनकवर्ड। तो जो एक्सटेंसिव प्रोफाइलिंग वाले जो बड़े हैं बिजनेस फिगर हैं, उनको जो भारत में उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा है, उनको भी अनकवर्ड किया जा रहा है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स इसके रिगार्डिंग ली है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस, द चाइनीज कमर्शियल entities have been under continuous scrutiny by intelligence agencies since 2020। तो भारत में जो अभी भी जो कंपनियां कुछ हैं वो हमेशा ही स्क्रूटनी में हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा 2020 से। न्यूमरस रेड्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय द ईडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा बहुत सारे जगहों पर इनके एंटिटीज़ पर ईडी का छापा भी पड़ा है। क्लैम्प डाउन ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कहीं न कहीं चाइना का जो भारत में इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर शिकंजा कसा गया है, क्लैम्प डाउन हुआ है। इन 2020 द इंडियन गवर्नमेंट mandated that foreign investments from nations sharing a land border with India must receive prior approval, thereby restricting investments from China। और 2020 के बाद ये कह दिया गया कि भारत में कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्पेशली जो इंडिया के आसपास के जो बॉर्डर कंट्री से हैं, उनको पहले भारत के गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें अप्रूवल मिलेगा, जिससे कि चाइना के जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनको रोका जा सके। बैन ऑन चाइनीज़ ऐप्स, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ prohibited over 250 Chinese applications including PUBG Mobile, TikTok, Shein and AliExpress। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं भारत में, लगभग 250 या उससे ज़्यादा एप्लीकेशन को भारत में प्रोहिबिट कर दिया गया है। एडिशनल मेजर्स, द इंटेलिजेंसी ब्यूरो
IB has established a new division called the China Coordination Center to collaborate with financial enforcement agencies in investigating Chinese firms. IB ने एक प्रकार से नया डिवीज़न सेक्शन बना दिया है जो कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके जो भी फाइनेंशियल चीज़ें भारत में आ रही हैं और भारत में एक डिफरेंट चाइनीज़ फर्म्स के पास आ रही हैं तो उनका अच्छा से इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। तो आईबी ने एक अपना अलग से एक डिवीज़न बनाया और उसका नाम दिया चाइना कोऑर्डिनेशन सेंटर दिया था और इसे कोलैबोरेट किया गया एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जिससे कि वो चाइनीज़ फर्म के बारे में इन्वेस्टिगेशन लगातार करते रहें। अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन January 2023 addressed the influence of Chinese commercial entities। 2023 में भारत के डीजीपी के द्वारा 2000 जनवरी मंथ में एक कॉन्फ्रेंस किया गया और इसमें चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ के जो इन्फ्लुएंस को लेकर बातें की गई कि कैसे इसे रोका जा सके, प्रोहिबिट किया जा सके। अबाउट द न्यूज़, the ED has filed a charge sheet against Vivo China alleging that company siphoned off 70,000 crore from India under the pretense of import payment। ईडी ने एक चार्ज शीट फाइल किया है वीवो चाइना के अगेंस्ट कि इन्होंने भारत से 70,000 करोड़ निकाला है और ये दिखाने की कोशिश की है कि जो भारत में जो भारत ने जो किस चीज़ों का इंपोर्ट किया था चाइना से उसका पैसा वो भारत से लिए है, लेकिन ये एक्चुअल में जो 70,000 करोड़ है ये उस इंपोर्ट का नहीं था, बस उन्होंने गलत करके कुछ इन्फॉर्मेशन हो चाहे टेलीकॉम से रिलेटेड ऐसी चीज़ों का फंसा हुआ है। तो ये गलत तरीके से 70,000 करोड़ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Allegations made by ED. The ED alleges that Vivo India transferred rupees 70,000 crore, 70,837 crore abroad since 2014 with the substantial amounts sent to offshore entities controlled by Vivo China। तो 70,837 करोड़ भारत के वीवो इंडिया के द्वारा 2014 से लेकर अब तक पैसा भेजा गया है। और ये जो भेजा गया है वीवो चाइना को, these entities located in Hong Kong, समोआ एंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। जो ये एंटिटीज़ जो लोकेटेड हैं कहाँ पर, हांगकांग में, समोआ में एंड वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, वर reportedly established as trading firms to obscure their association with Vivo China। और ये जो आइलैंड्स पे एग्जिस्टिंग जो एंटिटीज़ हैं इन आइलैंड्स पर और इन जगहों पर जो है वो उनका वीवो चाइना के साथ कोई रिलेशन अच्छा दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, इट्स एन ऑब्सक्योर है, इट्स नॉट क्लियर, अस्पष्ट है। The ED also claims that Vivo China attempted to disguise its connection with Vivo India by creating corporate structure that distanced them on paper while maintaining। The ED ने ये भी क्लेम किया कि Vivo China अटेम्प्ट कर रहा है कुछ डिस्गाइज करते हुए इट्स कनेक्शन विद Vivo India बाय क्रिएटिंग ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। वो यहाँ पर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना रहा है, कंपनी जैसा स्ट्रक्चर, दैट डिस्टेंस देम ऑन पेपर, पेपर पर ये दिखता है, वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो यहाँ पे वीवो इंडिया एक प्रकार से काम कर रहा है लेकिन एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल जो है नेटवर्क का जो है कंट्रोल जो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का वो वीवो चाइना कर रहा है। तो ये भी एक शक के दायरे में है। स्पेशल पर्पस व्हीकल सच एज मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड इन हांगकांग
were reportedly created to maintain control over Vivo India। ये बताया गया है कि एक नया लीगल स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक नई वीवो चाइना के द्वारा एक एंटिटी बनाई गई है जिसका नाम है मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड, जो हांगकांग में है, और वो मेंटेन कर रही है कंट्रोल ओवर वीवो इंडिया। ये भी बात बताया गया। तो कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में भारत का वीवो इंडिया कर ही नहीं रहा है इंडिया में। द चार्ज शीट also accuses Vivo India and its state distributors of misrepresenting their ownership to the Indian government। तो चार्ज शीट ये भी एक्यूज करता है वीवो इंडिया को और इसके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कि आप लोग मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनरशिप टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो जो इसका जो ऑनर है आप उसको भारत में गलत तरीके से दिखा रहे हैं। इसकी ऑनरशिप में कहीं न कहीं एक स्पेशल पर्पस व्हीकल वीवो ने चाइना ने खरीद बना दिया है जिसका नाम है मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड। साथ साथ में आप जो पैसा भेज रहे हैं, जो आप हांगकांग में भेज रहे हैं, कुछ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भेज रहे हैं, समोआ में भेज रहे हैं, वो भी जो भेज रहे हैं वो कहीं भी दिख नहीं रहा है कि वो वीवो चाइना से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये गड़बड़ी है इसके अंतर्गत। चाइनीज नेशनल्स allegedly utilized Indian companies like Lobquest Engineering Private Limited and Lava International Limited to engage in unauthorized business operation and gain entry into India without raising suspicious। ये भी बताया गया कि चाइनीज नेशनल पर एक गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आना और उसमें भारत के अंदर दो कंपनियों को उन्होंने यूटिलाइज़ किया, अपने साथ एंगेज किया और गलत तरीके से हमारे भारत में एंट्री किए। तो चाइनीज़ नेशनल यूटिलाइज्ड इंडियन कंपनी जो यूटिलाइज़ किया वो है लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी ये है, दूसरा है लावा इंटरनेशनल लिमिटेड। इन दोनों के साथ जुड़कर अनऑथराइज्ड बिजनेस ऑपरेशन कर इन्होंने कहीं न कहीं भारत में एंट्री लिया जिससे उनके ऊपर शक न पैदा हो सके।